हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्ट गुड्स, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 को मैंने डिवाइड किया है 6 पार्ट्स में, राइट? आप सभी के सामने है 6 पार्ट्स। एक एक करके हर पार्ट लेते और अच्छे से कंप्लीट करते। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन पार्ट 1 के साथ, दैट इज गोइंग टू बी योर कस्टम्स टैरिफ। एवरीवन कम ऑन, कस्टम्स टैरिफ, राइट? पार्ट 1 कस्टम्स टैरिफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, कस्टम्स टैरिफ को अगेन मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 1.1 इज नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड 1.2 इज द कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975, राइट? दोनों एक बेस बनाएगा अपने पूरे चैप्टर के लिए, तो अच्छे से अपन दोनों चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं 1.1, दैट इज नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। एवरीवन विद मी, आ जाइए किस पे? नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पर। बेसिक से शुरू करते हैं, दैट इज सर क्लासिफिकेशन के मीनिंग से शुरू करते हैं, राइट? क्लासिफिकेशन का इन जनरल मीनिंग क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है चीजों को उनके शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स या कैटेगरीज में डिवाइड करना। पता चला जो चीज बोला? सिंपल वर्ड्स में बोलता हूं, क्या कर रहे हैं सर क्लासिफिकेशन में? क्लासिफिकेशन में अपन चीजों को उनकी सिमिलैरिटीज एंड उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे अपन डिफरेंट ग्रुप्स या कैटेगरीज में बांटते हैं या डिवाइड करते हैं। लॉजिकल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा लाइब्रेरी में बुक्स को सब्जेक्ट्स के बेसिस पर अलग अलग शेल्फ में रखा जाता है। यस, आप सबको पता है। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपने जीमेल में देखा है कि सर ईमेल को स्पैम मेल एंड नॉट स्पैम मेल में क्या करते हैं? अलग अलग क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग डिवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है ब्रॉड मीनिंग ऑफ व्हाट? क्लासिफिकेशन। कंफर्टेबल टेल हियर। अब देखो, अपने चैप्टर का नाम क्या है? अपने चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्ट गुड्स। तो अब अपन को यहां यह समझना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्ट गुड्स में क्या होता है। कंफर्टेबल टिल हियर? यस। सो स्टूडेंट्स, यहां पर अपन हर इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को एक कैटेगरी और टू बी मोर स्पेसिफिक एक टैरिफ हेडिंग में क्लासिफाई करते हैं। जो चीज बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? यहां अपन क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सुन लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बोल रहा हूं। अपन इंपोर्टेड गुड को या एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को अपन क्या कर रहे हैं? स्पेसिफिक टैरिफ हेडिंग में क्लासिफाई करते हैं। अब टैरिफ हेडिंग क्या होता है? एकदम सिंपल है स्टूडेंट्स। देखो, टैरिफ हेडिंग क्या है? एक कोड है। एवरीवन विथ मी, बोलो मेरे साथ, टैरिफ हेडिंग क्या है सर? एक कोड है जो बताता है बेसिकली कि सर प्रोडक्ट क्या है। क्या बताता है? आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट बताता है, एंड जो उस प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल रेट ऑफ ड्यूटी है उसे डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। कंफर्टेबल टिल हियर? यस। अब सर ये क्लासिफिकेशन कहां किया जाता है? स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन किया जाता है इन फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल टू कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। आपको पता है फर्स्ट शेड्यूल क्या है, आपको पता है सेकंड शेड्यूल क्या है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट फिर भी सुन लो वापस। सर फर्स्ट शेड्यूल वो शेड्यूल है जिसमें इंपोर्टेड गुड्स के लिए टैरिफ हेडिंग्स एंड एप्लीकेबल ड्यूटी रेट्स दी गई है, एंड सेकेंड शेड्यूल में सर एक्सपोर्ट गुड्स के लिए टैरिफ हेडिंग एंड ड्यूटी रेट्स दी गई है। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट, राइट? सो ये है ब्रॉड मीनिंग ऑफ व्हाट सर? क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्ट गुड्स का कॉन्सेप्ट। अब अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब अपन आगे डिटेल में समझेंगे कि कैसे इंपोर्टेड गुड्स को एंड एक्सपोर्ट गुड्स को क्लासिफाई किया जाता है इन शेड्यूल्स के अंदर, दैट इज फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकेंड शेड्यूल। ठीक है, तो चलो शुरू करते पढ़ने के साथ और हर चीज अच्छे से क्लियर करते जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में क्या लिखा है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन असेसिंग, focus on the word what? Assessing. Sir, assessing what? The amount of duty payable is classification of goods with reference to HSN system specified under the Customs Tariff Act 1975. देखो स्टूडेंट्स, अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेबल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेबल की। सो अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेबल असेस करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो है क्या सर? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों है सर?
राइट एकदम सिंपल आंसर है सर, क्योंकि जब गुड्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है तो कौन सी रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल होगी, क्या बोल रहा हूं, कौन सी रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल होगी वो डिपेंड करता है किस पे, वो डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पे। सो अपन क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं एप्लीकेबल ड्यूटी रेट्स। आई होप जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ गया यहां तक, ठीक है, बढ़ू आगे। अब सुनो, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है वो किया जाता है किसके रेफरेंस में सर, वो किया जाता है विद रेफरेंस टू HSN अंडर कस्टम्स टैरिफ एक्ट, राइट। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि अपन इंपोर्टेड गुड्स एंड एक्सपोर्ट गुड्स को कहां क्लासिफाई करते हैं, टैरिफ हेडिंग में क्लासिफाई करते हैं, राइट। अब ये टैरिफ हेडिंग क्या है, ये क्या है सर, इट इज अ कोड। टैरिफ हेडिंग क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, इट इज अ कोड। और वो कोड किस पे बेस्ड है सर, वो कोड बेस्ड है HSN स्ट्रक्चर पे। तो देखो मैं आपको एक बार बता भी देता हूं आपके लिए, ये देखो ये आ गए अपन किस पे आए, यहां पे मैं फर्स्ट शेड्यूल पे आपको लेके आया हूं। फर्स्ट शेड्यूल में अपन देखो यहां पे क्लासिफिकेशन हो रहा है, राइट, गुड्स का। तो ये आपको यहां पे एक कोड दिख रहा है, राइट, और यहां पे मैंने लिखा है हेडिंग। सो सर इसके अंडर अपन क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, राइट। इस हेडिंग के अंडर अपन क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। और ये क्या है सर, ये कोड है, और ये कोड किस पे बेस्ड है, ये कोड बेस्ड है HSN स्ट्रक्चर के बेसिस पर बेस्ड है, HSN स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। गेटिंग माय पॉइंट। सो स्टूडेंट्स क्या समझ रहे हो, अपन टैरिफ हेडिंग को यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई व्हाट द कैटेगरी ऑफ गुड, एंड उसके हिसाब से अपन फिर आगे क्लासिफिकेशन करते हैं। कंफर्टेबल टिल हियर, बहुत अच्छे से समझ में आया ना, आई होप मजा आ रहा है और अच्छे से समझ भी आ रहा है। बढ़ते हैं आगे, चलो अब अपन देखते हैं आगे क्या लिखा है। The correct classification of goods is necessary to ascertain the rate of customs duty. Obviously sir, देखो स्टूडेंट्स, करेक्ट क्लासिफिकेशन का होना जरूरी है, तभी आप सही रेट ऑफ ड्यूटी आइडेंटिफाई करके करेक्ट ड्यूटी कैलकुलेशन कर पाओगे। अगर ऐसा नहीं होता तो करेक्ट ड्यूटी कैलकुलेशन नहीं होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट करेक्ट क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी टू असर्टेन व्हाट द रेट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ अपन ने क्या कंप्लीट किया, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, राइट सर। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ने यही बोला है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है किसके लिए, फॉर असेसिंग व्हाट अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेबल के लिए, क्योंकि अगर सही क्लासिफिकेशन करोगे तभी आपको जो करेक्ट रेट ऑफ ड्यूटी है वो आप असर्टेन कर पाओगे। दैट्स द कॉन्सेप्ट। और करेक्ट रेट ऑफ ड्यूटी असर्टेन करोगे तभी सही ड्यूटी जो पेबल है वो असेस होगी। तो इसके साथ अपना 1.1 बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज व्हाट 1.2 एंड दैट इज कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। एवरीवन विथ मी, ठीक है। देखो कस्टम्स टैरिफ एक्ट को अगेन मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले अपन लेते हैं शेड्यूल्स टू टैरिफ। एवरीवन फर्स्ट जो चीज अपने सामने आ रही है दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स, शेड्यूल्स टू टैरिफ, राइट। तो आ जाइए सब मेरे साथ किस पे, शेड्यूल्स टू टैरिफ पे। समझो सर, सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन, शेड्यूल्स टू टैरिफ क्या है, शेड्यूल्स टू टैरिफ क्या है। देखो स्टूडेंट्स, शेड्यूल्स बेसिकली एक डिटेल्ड लिस्ट होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, एक डिटेल्ड लिस्ट होती है जिसमें गुड्स को क्लासिफाई किया जाता है एंड वहां एप्लीकेबल जो रेट ऑफ ड्यूटीज है वो मेंशन होती है। जो चीज बोला समझ में आया। तो शेड्यूल्स क्या है सर, डिटेल्ड लिस्ट है। ये थोड़ी चीजें समझो ताकि कभी कोई पूछे तो आपको पता चले कि क्या है शेड्यूल्स, राइट। शेड्यूल्स क्या है, डिटेल्ड लिस्ट है। ये पता चल गया ना, डिटेल्ड लिस्ट है जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, गुड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं एंड वहां जो एप्लीकेबल ड्यूटी रेट्स है वो मेंशन की गई है, जो अभी मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट शेड्यूल में, राइट। सो अब पॉइंट है सर, कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 में कितने शेड्यूल दिए गए, 2 शेड्यूल दिए गए, सबको पता है, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। एवरीवन विथ मी, कौन से शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में स्टूडेंट्स इंपोर्टेड गुड्स को क्लासिफाई करते हैं और जो हर टैरिफ आइटम है उसके सामने उसकी रेट ऑफ ड्यूटी मेंशन्ड होती है। सुनना मेरी बात, राइट। इंपोर्टेड गुड्स के लिए क्या है सर, फर्स्ट शेड्यूल है। और जो सेकंड शेड्यूल है उसमें सर लिस्ट दी गई है किसके लिए सर, उन गुड्स की जिन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। कंफर्टेबल स्टूडेंट्स, सो ये चीज ध्यान रखना, जो फर्स्ट शेड्यूल है वो इंपोर्टेड गुड्स के लिए है जहां इंपोर्ट ड्यूटी रेट्स दी गई है, एंड सेकंड शेड्यूल
एक्सपोर्ट गुड्स के लिए है जहां एक्सपोर्ट ड्यूटी रेट्स दी गई है। कंफर्टेबल? तो अब आप देखिए आपके बुक में ये डायग्राम दिया है मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, पढ़ लेते क्या लिखा है। द कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 में 2 शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल एनलिस्ट्स द गुड्स लायबल टू इंपोर्ट ड्यूटी। ध्यान रखना, फर्स्ट शेड्यूल फोकस किस पे कर रहा है? गुड जो जिन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो एक लिस्ट दी गई है, मैंने बोला ना लिस्ट है, मतलब यहां दिया हुआ है एनलिस्ट। कंफर्टेबल? सेकेंड शेड्यूल में क्या कहा गया है? सेकेंड शेड्यूल एनलिस्ट्स द गुड्स लायबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। कंफर्टेबल स्टूडेंट्स? यहां तक जो चीज बोला समझ में आया। अब इस चैप्टर में अपन मेनली फोकस करेंगे फर्स्ट शेड्यूल पे। क्यों स्टूडेंट्स? बिकॉज एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत लिमिटेड गुड्स पर लगती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गवर्नमेंट बेसिकली एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना चाहती है, राइट सर? एक्सचेंज बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना चाहती है और इसलिए कुछ ही गुड्स पे क्या होता है सर? ड्यूटी लगाती है। बेसिकली आपने देखा होगा, या यू कैन से जनरली जिन गुड्स के एक्सपोर्ट को डिस्करेज करना होता है उन पे ड्यूटी लगाई जाती है, बाकी एक्सपोर्ट गुड्स पे ड्यूटी नहीं लगती। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट। एंड अब अपन लेते हैं अपना स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, दैट इज व्हाट? रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एवरीवन बहुत अच्छे से शेड्यूल्स टू टैरिफ अपना हो गया। अब अपन ले लेते हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एंड उसमें सबसे पहले अपने सामने आ रहा है वो है HSN, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। सब मेरे साथ है, शुरू करूं मैं। देखो ये हेडिंग भी समझ में आ जाएगी, क्या आप पढ़ने वाले वो भी समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा आप पेशेंट रहना और सुनो मुझे। अगर आपने पेशेंट रह के सुन लिया ना, हर चीज एकदम क्लियर हो जाएगी कि इस हेडिंग में ये चीज क्यों आ रही है, इस हेडिंग का क्या मीनिंग है, हर चीज क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं HSN। सर HSN क्या है? एवरीवन HSN क्या है? ऐसे तो मैंने बताया, फिर भी एक बार बता देता हूं स्टूडेंट्स। देखो HSN क्या है? ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज सिस्टम है। एवरीवन विथ मी, क्या है सर? इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज सिस्टम है। किसके लिए सर? फॉर क्लासिफाइंग ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स के लिए। एवरीवन विथ मी, फॉर क्लासिफाइंग व्हाट स्टूडेंट्स? फॉर क्लासिफाइंग ट्रेडेड प्रोडक्ट्स, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? अब सर HSN को किसने डेवलप किया? इसे डेवलप किया है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने। एवरीवन, किसने डेवलप किया है? वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। एंड HSN सभी कंट्रीज को क्या करता है स्टूडेंट्स? हेल्प करता है टू क्लासिफाई गुड्स इन अ यूनिफॉर्म मैनर। जो चीज बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? ये सारी कंट्रीज एक यूनिफॉर्म मैनर में क्या करती है? जिनने भी HSN अडॉप्ट किया है, एक यूनिफॉर्म मैनर में गुड्स को क्लासिफाई करती है। कंफर्टेबल? और जो बेसिकली अपना इंडियन कस्टम्स टैरिफ है वो भी किस पे बेस्ड है? HSN पे बेस्ड है, क्योंकि अपन ने उसको अडॉप्ट किया है, राइट? तो चलो पढ़ लेते हैं HSN में क्या लिखा है और एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो HSN का क्या लिखा है? द इंडियन कस्टम्स टैरिफ इज बेस्ड अपॉन, मैंने बताया ना अपना भी कस्टम्स टैरिफ किस पे बेस्ड है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर पे बेस्ड है। दैट्स योर पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? The harmonized commodity description coding system of tariff nomenclature generally referred to as HSN। अपने लिए मतलब क्या है सर? HSN, यहां से पढ़ते हैं। HSN क्या है? इट इज एन इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज सिस्टम। मैंने बताया ना आपको, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज सिस्टम है। किसका? ऑफ नेम्स एंड नंबर्स का, ऑफ नेम्स एंड नंबर्स का, फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडेड प्रोडक्ट्स, जिसे डेवलप किसने किया है? डेवलप किया है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने। सो जो चीज बोली मैंने, आई होप एकदम क्लियर हो गई और वही चीज दी गई है। यहां तक कंफर्टेबल है? ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है अपना 8 डिजिट क्लासिफिकेशन इन कस्टम्स के। सर अपन अब अपने कस्टम्स में कैसे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? कितने डिजिट का क्लासिफिकेशन कोड है? तो दिया गया है सर 8 डिजिट क्लासिफिकेशन होता है कस्टम में। बट ये जो पॉइंट है इसे अपन थोड़ा बाद में समझेंगे। ठीक है, पहले अपन क्या लेते हैं? पहले अपन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स लेते हैं और फिर बाद में अपन वापस से 8 डिजिट क्लासिफिकेशन पे आएंगे, राइट? सो एवरीवन कम ऑन व्हाट? रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स। सब मेरे साथ है एकदम। यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहा है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आगे आने वाला चैप्टर पूरा इसी पे बेस्ड रहने वाला है। तो अब ध्यान से सुन लेना, हर चीज क्लियर करूंगा आपकी। देखो स्टूडेंट्स, कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 में क्या दिए गए हैं? अपन को दिए गए हैं जनरल रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, जनरल रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल एंड जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ये दो चीजें दी गई है कहां पे सर? कस्टम्स टैरिफ में, राइट?
जो जनरल रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल है वो 6 है एवरीवन। 6 है। कितने हैं सर? 6 है। क्या 6 है? जो जनरल रूल्स है किसके लिए सर? वो रूल्स किसके लिए है? फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल को कैसे इंटरप्रेट करना है उसके लिए जो रूल्स है वो कितने दिए गए सर? 6 रूल दिए गए, जिनको आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड जो जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स है वो कितने स्टूडेंट्स? 3 दिए गए। कंफर्टेबल। और ये दोनों जब मैं बोल रहा हूं मतलब क्या हो गया सर? रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ये दोनों ही बहुत इंटीग्रल पार्ट है किसका सर? फर्स्ट शेड्यूल का। अब ध्यान रखना, अपना यहां पूरा डिस्कशन किस पे हो रहा है सर? फर्स्ट शेड्यूल पे होने वाला है, राइट? तो अब मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं, सुनना, समझना और याद करने की कोशिश करना, रिटेन करने की कोशिश करना। क्या लिखा है? अलोंग द लाइंस ऑफ HSN, कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 हैज सेट ऑफ जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। सबसे पहले इसकी बात की गई है, राइट? Which inter alia contain general explanatory notes। जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी दिए गए। तो सर अपने लिए रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कितने दिए गए? 6 दिए गए। एवरीवन विथ मी, कितने दिए गए? 6 दिए गए। एंड सर जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स कितने दिए गए? 3 दिए गए। फिर आगे क्या लिखा है? दीज रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द शेड्यूल। कंफर्टेबल टिल हियर। जो यहां तक बताया समझ में आया? तो ये 2 चीजें ही आगे अपन डिटेल में समझेंगे, राइट? रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन किसका? फर्स्ट शेड्यूल एंड जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स। बढ़ू आगे, चलो बढ़ते आगे। अब देखो स्टूडेंट्स, जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स एंड जनरल रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन को फर्स्ट शेड्यूल का इंटीग्रल पार्ट क्यों बनाया है? क्वेश्चन क्लियर है सर? इन दोनों को फर्स्ट शेड्यूल का इंटीग्रल पार्ट क्यों बनाया है? देखो, इन्हें इंटीग्रल पार्ट इसलिए बनाया है बिकॉज जो जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स है, किन की बात कर रहा हूं? जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स की। वो आपको बताते हैं कि सर फर्स्ट शेड्यूल को कैसे समझना है। कंफर्टेबल। फर्स्ट शेड्यूल को कैसे समझना है वो बताता है जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एंड जो जनरल रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन है वो बेसिकली आपको एक फ्रेमवर्क देते हैं जिसकी हेल्प से आप गुड्स को सही टैरिफ हेडिंग में क्लासिफाई कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो सही क्लासिफिकेशन हो उसके लिए क्या दिया गया है सर? रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये आपको क्या कर रहे हैं? ये आपको क्लियर डायरेक्शन दे रहे हैं। किसके लिए सर? फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ शेड्यूल, कैसे शेड्यूल को इंटरप्रेट करना है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ब्रॉडली समझ में आ रहा है इनका पर्पस। बाकी अभी अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और क्लियर होता जाएगा, क्योंकि डिटेल में अपन यही डिस्कशन करने वाले और कुछ नहीं है आगे चैप्टर में। गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो क्या लिखा है, मैं पढ़ लेता हूं एक बार। The purpose of inclusion of rules of interpretation and the general explanatory notes as integral part of the first schedule is to give clear direction as to how the nomenclature in the schedule is to be interpreted, right? कैसे schedule को interpret करना है, उसके nomenclature को कैसे interpret करना है वो बता रहे हैं। And to give a statutory force to the interpretative rules and the general explanatory notes. Very important point, right? अब देखो स्टूडेंट्स, इनको रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स को इंटीग्रल पार्ट बनाने के पीछे एक और रीजन है। वो है टू गिव देम स्टैट्यूटरी फोर्स। मतलब सर स्टैट्यूटरी बैकिंग देना। कहने का मतलब स्टूडेंट्स, सभी को यही रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन फॉलो करने रहेंगे फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है? सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर स्टैट्यूटरी फोर्स देना है कि सब ये चीज को फॉलो करेंगे, इसलिए भी इनको इंटीग्रल पार्ट बनाया गया है। किसका सर? टैरिफ का, फर्स्ट शेड्यूल का। गेटिंग द कॉन्सेप्ट राइट? तो इसके साथ स्टूडेंट्स अपना ये पोर्शन कंप्लीट होता है, दैट इज रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एंड आई होप एकदम क्लियर है। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ध्यान रखना 6 है और जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स 3 है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज रूल्स टू बी अप्लाइड सीक्वेंशियली। किसकी बात कर रहा हूं? रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन की। देखो स्टूडेंट्स, यहां कहा गया है कि सर जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है किसके सर? फर्स्ट शेड्यूल के, उनको सीक्वेंशियली अप्लाई करना होगा। मतलब सर सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे एज पर रूल 1। एज पर रूल 1। अगर रूल 1 से क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रहा है
तो फिर अपन रेफर करेंगे सर रूल 2, 3, 4 इन सीरीज। गेटिंग माय पॉइंट। पहले 1 से कोशिश करेंगे, 1 से नहीं होगा तो 2 से करेंगे, नहीं हो रहा है तो ऐसे अपन सीरीज में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो देखो क्या लिखा है, द रूल्स आर टू बी अप्लाइड सीक्वेंशियली। पॉइंट 2 बाद में ये समझ में आ जाएगा जब मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में। आगे क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन इज टू बी फर्स्ट टेस्टेड इन लाइट ऑफ रूल 1। मैंने बोला ना सबसे पहले अपन रूल 1 के हिसाब से क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। फिर आगे क्या लिखा है, ओनली व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू रिजॉल्व द इश्यू बाय अप्लाइंग दिस रूल, रिकोर्स इज टेकन टू रूल 2, रूल 3 एंड 4 इन सीरेटिव, मतलब इन सीक्वेंस। गेटिंग द कॉन्सेप्ट। मतलब सर ये जो रूल्स है वो सीक्वेंशियली अप्लाई हुए, ऐसा नहीं आप डायरेक्ट रूल 4 से शुरू करो, नहीं सर ऐसा संभव नहीं है। सर कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले रूल 1 से ही शुरू करेंगे। दैट्स द कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये हो गया सर रूल्स टू बी अप्लाइड सीक्वेंशियली। बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है दैट इज फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम्स टैरिफ। एवरीवन सब आ जाएंगे किस पे, पॉइंट 3 पे, दैट इज फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम्स टैरिफ। अब इंपोर्ट, जो गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं उनके लिए कौन सा शेड्यूल है सर, फर्स्ट शेड्यूल है ना। तो अब पूरा फर्स्ट शेड्यूल पे अपन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान से सुन लो, हर चीज क्लियर करूंगा। शुरू करें, सुनो। देखो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट शेड्यूल है उसे 21 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। कितने सेक्शंस में, 21 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। एंड सर ये जो 21 सेक्शंस हैं उसमें टोटल कितने चैप्टर्स है सर, टोटल 98 चैप्टर्स है। एवरीवन विथ मी, 21 सेक्शंस में 98 चैप्टर्स। तो देखो क्या लिखा है, द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट कंप्राइजेस ऑफ 98 चैप्टर्स ग्रुप्ड अंडर 21 सेक्शंस। कंफर्टेबल जो चीज बोल रहा हूं, मतलब ब्रॉड अगर मैं क्लासिफाई डिवाइड करता हूं ना फर्स्ट शेड्यूल को, तो सबसे पहले 21 सेक्शंस आ रहे और 21 सेक्शंस के अंदर इन टोटल 98 चैप्टर्स आ रहे हैं। आई होप जो हायर किए वो समझ में आ रही है। अब ये जो पूरा फर्स्ट शेड्यूल है वो आपको याद नहीं करना है, आपको तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, स्ट्रक्चर समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, सिर्फ स्ट्रक्चर समझना है, वो समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो चलो अपन स्ट्रक्चर समझने के लिए एक काम करते, प्रैक्टिकली ओपन कर लेते अपना फर्स्ट शेड्यूल, जिससे हर चीज एकदम क्लियर होती जाए। एवरीवन विथ मी, चलो सब आ जाओ मेरे साथ किस पे, फर्स्ट शेड्यूल पे। आगे सब फर्स्ट शेड्यूल पे देख सकते हैं, सब फर्स्ट शेड्यूल, राइट। देखो स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है, सबसे पहले आता है सेक्शन। आप यहां देख सकते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है सर, सेक्शन आता है। सर सेक्शन 1 क्या है, मैंने बताया ना टोटल 21 सेक्शन है, तो सबसे पहले कौन सा सेक्शन आएगा, सेक्शन 1 आएगा। तो सर सेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 1 है सर लाइव एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। कंफर्टेबल, क्लियर है यहां तक। सो सर जैसे ये सेक्शन 1 है ऐसे 21 सेक्शन है। ठीक है, ये शेड्यूल को अगर मैं नीचे जाता जाऊंगा तो आपको दिखेंगे कि टोटल कितने हैं, टोटल 21 सेक्शन है। आप चाहो तो ये कस्टम्स टैरिफ को देख सकते हो। कहां पे सर, ये जो फर्स्ट शेड्यूल है उसे कहां देख सकते हो सर, सीबीआईसी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, राइट। सो पॉइंट इज व्हाट सर, 21 सेक्शन है और ये है सेक्शन 1। एक चीज ध्यान रखना, सेक्शन जो है वो सबसे बड़ा ग्रुपिंग होता है। सेक्शन जो क्या होता है सर, सेक्शन सबसे बड़ा ग्रुपिंग होता है किसमें, शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, कंफर्टेबल यहां तक, बढ़ूं आगे। अब देखो स्टूडेंट्स, सेक्शन के अंदर होते हैं चैप्टर्स। एवरीवन विथ मी, तो सेक्शन के अंदर आप देख सकते हो क्या आ रहे हैं, चैप्टर्स। जैसे अपने सामने अपन को सेक्शन 1 के अंडर में दिख रहा है चैप्टर 1, दैट इज व्हाट, लाइव एनिमल्स। दिख रहा है आप सभी को लाइव एनिमल्स, कंफर्टेबल। अब जैसे ये लाइव एनिमल्स है चैप्टर 1, वैसे ही अगर मैं आगे जाता हूं तो आपको चैप्टर 2 भी दिखेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसे बहुत सारे क्या है सर, अपने अंडर क्या है, चैप्टर्स है। कंफर्टेबल, जो चीज मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है। सो सेक्शन 1 के अंडर डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं चैप्टर्स सर, चैप्टर्स रिलेटेड होते हैं लाइव एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट से रिलेटेड। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया सर, चैप्टर 1 हो गया आपका लाइव एनिमल्स, एंड मैंने आपको एक और बता दिया सर चैप्टर 2 जो कि हो गया आपका क्या सर, मीट एंड एडिबल मीट ऑफल। ठीक है, क्या होता है मतलब नहीं समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, राइट। सो स्टूडेंट्स अभी तक क्या समझे कि सर हर सेक्शन के अंडर मल्टीपल चैप्टर्स होते हैं। एंड अपने अभी पढ़ा था कि सर इन टोटल कितने चैप्टर्स होते हैं, 98 चैप्टर्स दिए गए अंडर 21 सेक्शंस। ठीक है, कंफर्टेबल। सर चैप्टर्स क्या है,
चैप्टर्स नैरोइंग ग्रुपिंग हो जाती है अंडर सेक्शन, ठीक है। ब्रॉड ग्रुपिंग क्या हो गया सर, सबसे ऊपर सेक्शन हो गए, उसके अंडर नैरोइंग ग्रुपिंग क्या हो जाते हैं सर, चैप्टर्स हो जाते हैं। सो आई होप यहां तक आपको हर चीज क्लियर हो गई, सेक्शन पता चल गया, चैप्टर पता चल गया। बढ़ू आगे। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, सेक्शन के अंदर होते हैं सेक्शन नोट्स, एवरीवन। सेक्शन के अंदर होते हैं सेक्शन नोट्स एंड चैप्टर के अंदर होते हैं चैप्टर नोट्स, एवरीवन विथ मी। यहां तक पता चला सर, सेक्शन नोट्स हेल्प करते हैं टू इंटरप्रेट द सेक्शन एंड चैप्टर नोट्स हेल्प करते हैं टू इंटरप्रेट द चैप्टर। मतलब स्टूडेंट्स, जब आप सेक्शन एंड चैप्टर पढ़ोगे तब आपको उनके जो नोट्स दिए गए उन्हें ध्यान में रखते हुए सेक्शन एंड चैप्टर पढ़ना रहेगा। एवरीवन विथ मी, जब भी सेक्शन पढ़ रहे हो सेक्शन नोट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ो, जब भी चैप्टर पढ़ रहे हो चैप्टर नोट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ो। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि स्टूडेंट्स, एक सेक्शन के लिए जो नोट्स दिए गए हैं वो उसी सेक्शन पे अप्लाई होते हैं, दूसरे सेक्शन पे अप्लाई नहीं होते, राइट। दूसरे सेक्शन के नोट्स अलग से दिए हुए होंगे। गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली सर, जो एक चैप्टर में दिए गए नोट्स है वो उस पर्टिकुलर चैप्टर पे ही अप्लाई होते हैं, दूसरे चैप्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। जो चीज मैं आपको बोल रहा हूं समझ में आ रहा है, ये सुनो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने हाईलाइट करके रखा है। अगर आप देखते हो चैप्टर 1 स्टूडेंट्स, अगर आप चैप्टर 1 का नोट पढ़ते हो तो उसमें क्लियरली लिखा है कि सर दिस चैप्टर कवर्स ऑल लाइव एनिमल्स एक्सेप्ट एनिमल्स ऑफ हेडिंग 9508। एवरीवन विथ मी। कहने का मतलब सर, यहां पहले ही क्लियर कर दिया गया है चैप्टर 1 के नोट में कि अगर सर आप गुड्स इंपोर्ट करते हो और वो फॉल होता है सर किसमें, हेडिंग 9508 में, तो उसको यहां पे कंसिडर मत करना। जो चीज बोल रहा हूं समझ में आ रहा है। सो बेसिकली जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, ये चैप्टर को इंटरप्रेट कर रहे हो, तो मेक श्योर आप चैप्टर नोट्स को ध्यान से पढ़ो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड सिमिलरली जब आप सेक्शन इंटरप्रेट कर रहे हो तो ध्यान रखना सेक्शन नोट्स को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। सो आई होप यहां तक जो चीज बताई आपको समझ में आई, ठीक है। अभी तक अपन ने 4 चीजें पढ़ ली। पहले मैंने आपको बता दिया कि सर सेक्शन होते हैं, फिर मैंने बता दिया चैप्टर होते हैं, फिर मैंने बता दिया सेक्शन के अंदर सेक्शन नोट्स होते हैं, फिर मैंने बता दिया चैप्टर के अंदर चैप्टर नोट्स होते हैं। कंफर्टेबल यहां तक कब क्लियर है? बढ़ूं आगे। अब अपन और डिटेल में जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो। चैप्टर के अंदर दी होती है हेडिंग। चैप्टर के अंदर क्या दी होती है? हेडिंग। आप देख सकते हैं यहां पे, सब मेरे साथ रहना। जैसे सर हेडिंग क्या दी गई है? लाइव हॉर्सेस, एसेस एंड लाइव हॉर्सेस, एसेस, म्यूल्स एंड हिनीस। सर ये क्या है सर? हेडिंग है, राइट। ये दिख रहा है आपको, हेडिंग है सर। और हेडिंग देखिए, देखो ये एक और हेडिंग दी गई है, लाइव बोवाइन एनिमल्स। ये भी क्या है सर? हेडिंग है। फिर आगे देखोगे तो और हेडिंग दी गई है, दैट इज व्हाट, लाइव स्वाइन। ये भी क्या है सर? हेडिंग है। सो चैप्टर के अंदर क्या होता है सर? होती है हेडिंग्स। सर हेडिंग्स क्या है? हेडिंग बेसिकली एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स को कवर करता है। हेडिंग क्या करता है? स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स को कवर करता है। फॉर एग्जांपल लाइव हॉर्सेस, एसेस, म्यूल्स, उससे रिलेटेड चीजों को कवर करेगा, प्रोडक्ट्स को। लाइव बोवाइन एनिमल्स उसकी कैटेगरी को कवर कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? लाइव स्वाइन उससे रिलेटेड चीजें कवर कर रहा है। तो हेडिंग स्पेसिफिक गुड्स को क्या कर रहा है सर? कैटेगरी ऑफ गुड्स को कवर कर रहा है। कंफर्टेबल टिल हियर? बढ़ूं आगे। अब स्टूडेंट्स, हेडिंग के अंदर होती है क्या सर? हेडिंग के अंदर होती है सब हेडिंग। यहां आप देख सकते हैं मैंने वापस से सब हेडिंग को हाईलाइट किया है। जैसे अगर मैं चैप्टर 1 के हेडिंग 0101 में बोलता हूं तो आपको सब हेडिंग दिखेगी हॉर्सेस। एवरीवन, हॉर्सेस है ना सब हेडिंग। फिर आपको दूसरी सब हेडिंग दिख रही है एसेस। एवरीवन विथ मी। सो ये दो क्या हो गई? आपके सब हेडिंग हो गई। सो सर स्टूडेंट्स, सब हेडिंग क्या है? सब हेडिंग बेसिकली हेडिंग के अंदर और डिटेल क्लासिफिकेशन होता है। गेटिंग माय पॉइंट? जो चीज बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? चैप्टर के अंदर हेडिंग, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग। यहां तक समझ में आया। अब स्टूडेंट्स आते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। सर सब हेडिंग के अंदर क्या होता है? सर सब हेडिंग के अंदर आता है
टैरिफ आइटम। एवरीवन विथ मी। जैसे अगर आप देखते हैं तो आपको एसएस के अंदर दिखेगा लाइव स्टॉक। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है टैरिफ आइटम। सर यहां इस टैरिफ आइटम पे क्या होता है? ड्यूटी रेट अप्लाई होती है। ड्यूटी रेट क्या होती है स्टूडेंट्स? अप्लाई होती है। गेटिंग माय पॉइंट? सो स्टूडेंट्स अभी अपन ने क्या किया, पूरे फर्स्ट शेड्यूल के सभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को देख लिए। जो चीज बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? अब अपन क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको कंपोनेंट्स प्रैक्टिकली दिखाए हैं उनको मैं एक बार बुक से रीड कर लूंगा। बट बिफोर रीडिंग इट फ्रॉम बुक मैं एक बार आपको वापस से क्विकली रिकॉल करा देता हूं। ध्यान से देख लेना, ये पिक्चर थोड़ी सेट करने की कोशिश कर लो। तो सबसे पहले सर जो पूरा टैरिफ शेड्यूल है उसको डिवाइड किया है सेक्शंस में। टोटल कितने सेक्शंस है सर? मैंने बताया 28 सेक्शंस है। कंफर्टेबल 21 सेक्शंस है। एवरीवन कितने सेक्शंस है? 21 सेक्शंस है। फिर मैंने बताया सर सेक्शंस के अंदर क्या होते हैं? चैप्टर्स होते हैं। जैसे सेक्शन 1 के अंदर आपको चैप्टर 1 मिल रहा है, आगे चैप्टर 2 है, तो ऐसे अलग अलग क्या होते हैं? चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर्स और सेक्शंस के अंदर क्या होते हैं? उनके नोट्स होते हैं जिनको पढ़ना जरूरी है फॉर इंटरप्रेटिंग व्हाट सेक्शंस और चैप्टर्स। गेटिंग माय पॉइंट? फिर सर चैप्टर के अंदर क्या होता है सर? हेडिंग होता है। हेडिंग के अंदर क्या होता है सर? सब हेडिंग होता है। और सब हेडिंग के अंदर क्या होता है सर? टैरिफ आइटम होता है। और टैरिफ आइटम के सामने क्या होता है सर? रेट दी हुई होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये दिख रही है, ये सब क्या है सर? रेट्स है। टैरिफ आइटम के सामने क्या होता है सर? रेट्स दी हुई होती है। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट। चलो अब अपन बुक से पढ़ लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। राइट? तो फर्स्ट शेड्यूल में सर 98 चैप्टर्स है अंडर 21 सेक्शंस। सेक्शंस क्या है सर? ग्रुप ऑफ चैप्टर्स। मैंने बताया ना सेक्शंस के अंदर क्या आता है? चैप्टर्स आते हैं। तो सेक्शन क्या हो गए? ग्रुप ऑफ चैप्टर्स रिप्रेजेंटिंग पर्टिकुलर क्लास ऑफ गुड्स। रिप्रेजेंटिंग व्हाट? पर्टिकुलर क्लास ऑफ गुड्स। तो ये तो क्या हो गया? सेक्शंस। सेक्शंस के चैप्टर्स, सेक्शंस में क्या होता है? ग्रुप ऑफ चैप्टर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर क्लास ऑफ गुड्स। फाइन। फिर चैप्टर्स में क्या लिखा है सर? ईच सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस चैप्टर्स एंड सब चैप्टर्स। ईच चैप्टर यूजुअली कंटेन्स गुड्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। सर गुड्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास कहां पे दिए रहते हैं? चैप्टर में दिए रहते हैं। फिर सर मैंने बताया था ना चैप्टर में क्या आता है? चैप्टर नोट्स आते हैं। तो क्या लिखा है? दे आर मेंशन्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच चैप्टर। दीज नोट्स आर पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट एंड हेंस हैव लीगल अथॉरिटी इन डिटरमाइनिंग क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। जब भी मैंने आपको बोला था आप इंटरप्रेट कर रहे हो सर चैप्टर को, तो आपको चैप्टर नोट्स को पढ़ना जरूरी है। क्यों सर? क्योंकि उनको लीगल अथॉरिटी दी गई है इन डिटरमाइनिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। राइट? फिर मैंने आपको बताया था सर चैप्टर्स के अंदर में क्या आता है? हेडिंग। तो देखो क्या लिखा है? ईच चैप्टर एंड सब चैप्टर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस हेडिंग्स। राइट? सब चैप्टर्स इतने दिए नहीं है, अपने लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है? चैप्टर ही होता है। तो सर हर चैप्टर के अंदर आपको क्या मिलता है? वेरियस हेडिंग्स मिलता है। और हेडिंग्स के अंदर आपको क्या मिलती है स्टूडेंट्स? सब हेडिंग मिलती है। तो मैंने बताया ना ईच हेडिंग इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस सब हेडिंग्स। अगेन देखो ये आपका फर्स्ट शेड्यूल हो गया। राइट? तो मैंने बताया ना हेडिंग के अंदर क्या आ जाती है? आपकी सब हेडिंग। और सब हेडिंग के अंदर जो चीज फाइनली आती है दैट इज व्हाट? योर टैरिफ आइटम। सो स्टूडेंट्स इसके साथ पूरा कंप्लीट होता है अपना क्या? फर्स्ट शेड्यूल। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन समझेंगे 8 डिजिट क्लासिफिकेशन इन कस्टम्स, क्योंकि वो अब एकदम क्लियर हो जाएगा। राइट? तो चलो सब आ जाओ मेरे साथ किस पे? 8 डिजिट क्लासिफिकेशन इन कस्टम्स में। राइट? देखो मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि इंडिया में अपन बेसिकली क्या यूज करते हैं? 8 डिजिट क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज करते हैं। ये जब मैंने चैप्टर 2 पढ़ाया था तब भी बताया था। राइट? अब अपन ये जो 8 डिजिट क्लासिफिकेशन है इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं बाय टेकिंग रेफरेंस ऑफ व्हाट सर? फर्स्ट शेड्यूल। तो चलो सब आ जाइए मेरे साथ किस पे? 8 डिजिट क्लासिफिकेशन पे। सब आ गए यहां पे मेरे साथ 8 डिजिट क्लासिफिकेशन पे। राइट? एवरीवन विथ मी? ओके चलो मैं 8 डिजिट क्लासिफिकेशन कौन सा लेता हूं? मैं लेता हूं ये, यहां पे मैंने जो टैरिफ आइटम ऑलरेडी मार्क करके रखा है मैं वही ले लेता हूं। लाइव स्टॉक टैरिफ आइटम। और 8 डिजिट क्लासिफिकेशन क्या है? देखो नंबर बोल रहा हूं मैं 01013020। एवरीवन विथ मी? जो चीज बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? अब ये 8 डिजिट कैसे बनी है, क्या रिप्रेजेंट करती है, उसे मैं समझाता हूं। देखो स्टूडेंट्स ये जो 8 डिजिट है इसमें जो फर्स्ट 2 डिजिट्स है दैट इज 01। जो फर्स्ट 2 डिजिट्स है दैट इज 01 वो चैप्टर नंबर बताता है। अभी अपना चैप्टर कौन सा है सर? चैप्टर है 1। ठीक है ना? चैप्टर है 1 दैट इज व्हाट? लाइव एनिमल्स। तो चैप्टर जो 01 है वो हो गया सर शुरू का कोड। जो दो पहली चीज बताई समझ में आया? तो सर 8 डिजिट में फर्स्ट 2 डिजिट्स बताती है चैप्टर नंबर। कंफर्टेबल? फिर सर जैसे ही अपन आगे और 2 डिजिट ऐड करते हैं तो कितनी डिजिट बन जाती है सर? जैसे ही 2 डिजिट और ऐड करते हैं तो कितनी डिजिट बन जाती है? 4 डिजिट बन जाती है।
एवरीवन विथ मी? तो सर जो फर्स्ट 4 डिजिट्स होती है वो होती है सर हेडिंग की डिजिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हेडिंग क्या है सर? 0101। तो आप देखोगे यहां भी क्या है सर? 0101। सो जो बेसिकली अपनी हेडिंग है लाइव हॉर्सेस एसेस म्यूल्स एंड हिनीज, वो हेडिंग बता रही है क्या सर? टैरिफ आइटम का फर्स्ट 4 डिजिट्स। कंफर्टेबल लिंक कर पा रहे हो? फर्स्ट 2 डिजिट्स जो टैरिफ आइटम का कोड है 8 डिजिट कोड, उसकी फर्स्ट 2 डिजिट्स तो थी क्या सर? चैप्टर नंबर। फर्स्ट 4 डिजिट्स क्या हो गई सर? हेडिंग हो गई। कंफर्टेबल? अब सर इसमें मैं और 2 डिजिट ऐड कर रहा हूं फॉर क्लासिफिकेशन, राइट एवरीवन विथ मी? और मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स? 2 डिजिट ऐड कर रहा हूं फॉर सब क्लासिफिकेशन। तो जैसे ही मैं 2 डिजिट और ऐड कर देता हूं तो ये टोटल 6 डिजिट्स हो गई। ये 6 डिजिट्स किसे रिप्रेजेंट कर रही है? ये 6 डिजिट्स बता रही है सब हेडिंग। क्या बता रही है सर? टैरिफ आइटम किसके अंडर आया है, दैट इज सब हेडिंग बता रही है। कंफर्टेबल? और फिर मैं जैसे ही और 2 डिजिट ऐड कर देता हूं, दैट इज लास्ट की 2 डिजिट ऐड कर देता हूं, दैट इज सब क्लासिफिकेशन, वो अल्टीमेटली क्या हो गया मेरा? टैरिफ आइटम। वो अल्टीमेटली मेरा क्या हो गया? टैरिफ आइटम, दैट इज लाइव स्टॉक। जो चीज मैं बोल रहा हूं पता चल रहा है। और हर टैरिफ आइटम के सामने सर क्या दी रहती है? रेट ऑफ ड्यूटी दी रहती है। तो कैसे ये 8 डिजिट का क्लासिफिकेशन हुआ कि आपको समझ में आया? फर्स्ट 2 डिजिट्स चैप्टर नंबर की बात करती है, फर्स्ट 4 डिजिट्स सर हेडिंग की बात करती है, फर्स्ट 6 डिजिट्स सर सब हेडिंग ले लेती है, और 6 डिजिट्स में जैसे ही 2 डिजिट और ऐड करता हूं तो सर क्या आ जाता है मेरे पास? टैरिफ आइटम पूरा आ जाता है, वो टैरिफ आइटम की डिजिट आ जाती है। तो ऐसे बना है आपका 8 डिजिट क्लासिफिकेशन। आई होप यू आर क्लियर। तो चलो मैं एक बार बुक से पढ़ लेता हूं 8 डिजिट क्लासिफिकेशन क्या लिखा है। All goods are classified using 4-digit system. These are called as headings. मैंने बताया ना headings के अंदर classification होता है, और headings की कितनी digit होती है? 4 digit होती है। ये मैंने अभी आपको बताया। तो ये लिखा है further 2 digits are added for sub classification which are termed as subheading. मतलब subheading की total 6 digits होती है, तो 4 digit में और 2 digit ऐड कर दी तो क्या हो गई सर? 6 digit, जो क्या हो गया सर? अपना subheading हो गई। And further 2 digits are added for sub classification which is termed as tariff item. मतलब सर 6 digits में जैसे 2 digit ऐड कर दी तो टोटल 8 डिजिट हो गई, और ये 8 डिजिट किसकी हो गई सर? टैरिफ आइटम की हो गई। सो आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर। एंड जो रेट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी है सर वो इंडिकेट की जाती है अगेंस्ट ईच टैरिफ आइटम एंड नॉट अगेंस्ट हेडिंग और सब हेडिंग। वो चीज मैंने आपको बताया, टैरिफ आइटम जो 8 डिजिट का होता है बेसिकली, उसके सामने क्या होता है सर? रेट ऑफ ड्यूटी दी जाती है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ अपना पूरा का पूरा पार्ट 1 यहां पे कंप्लीट होता है। आई होप एकदम कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गए। ये जो वीडियो है पार्ट 1 स्टूडेंट्स, ये पूरा फाउंडेशन ले कर रहा है ये चैप्टर का एकदम। आई होप अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया। अब आप क्या करो, सबसे पहले रिवाइज कर लो मेरे रिवीजन वीडियो के साथ। इस पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन बैंक से उसे प्रैक्टिस कर लो। फिर नेक्स्ट वीडियो लेंगे एंड उसमें अपन कवर करेंगे पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।